ऑडियो बुक वांगमय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 2 पार्ट 11 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भारतीय। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आधुनिक इतिहास यूरोपियन जातियों के उस क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ आरंभ होता है, पर इससे पूर्व वहां जनशून्य स्थिति नहीं थी। वहां ऐसे लोग बसे हुए पाए गए जो आधुनिक शिक्षा और सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए भले ही कहे जाएं, पर उनकी अपनी एक विशिष्ट जीवन यापन पद्धति थी। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की मान्यताएं भारतीयों से मिलती जुलती हैं। वे हर जीव में तथा पदार्थ में एक आत्मा का निवास मानते हैं और उसके प्रति पूरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वृक्षों का पूरा सम्मान किया जाता है, यहाँ तक कि उनके चिकित्सक यदि किसी वृक्ष की अस्वस्थता दूर करने के लिए नर रक्त सेवन की अवस्था बताते हैं तो परिवार के युवक अपना रक्त देने में प्रसन्नता भरा सौभाग्य अनुभव करते हैं। मृतक संस्कार करते समय मुर्दे का मुंडन कराया जाता है और परिवार के लोग भी मुंडन कराते हैं। मृतक का दाह संस्कार करने के लिए उसकी पूरी झोंपड़ी को ही जला दिया जाता है। उनका बूमरैंग अस्त्र शब्द भेदी बाण का काम करता है। वहां के आदिवासी उसे बनाने और चलाने में विशेष प्रवीणता प्राप्त करते हैं। वह घुमावदार यात्रा पथ बनाकर सनसनाता हुआ जाता है और अचूक निशाना भेदता अथवा चलाने वाले के पास वापस लौट आता है। इस कौशल को देखकर विविध प्रकार के चातुर्य कौतूहल दिखाने वाले लोग भी अवाक रह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों का कोई लिखित और प्रामाणिक इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ पुरातन अवशेष उस महाद्वीप में पाए जाते हैं उनसे सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान आदिवासियों के पूर्वज सुयोग्य भी रहे हैं और सुसंस्कृत भी। उनकी अभिरुचि और क्रिया पद्धति का प्राचीन भारतीयों के साथ बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है और यह निष्कर्ष है कि वे प्रागैतिहासिक काल में भारत से ही जल यात्रा करते हुए वहां पहुंचे थे। भारतीय आदि काल से ही नौका नयन विद्या में पारंगत रहे हैं और सुदूर देशों में अपना संपर्क बनाए रहे हैं। जल मार्ग से उनका यातायात क्रम बड़े उत्साह पूर्वक चलता था। ऑस्ट्रेलिया में भी वे इसी भूभ्रमण उत्साह को लेकर पहुंचे होंगे और धरती माता के प्रत्येक क्षेत्र को मानव प्राणियों द्वारा सुविकसित बनाने का लक्ष्य लेकर वहां बस गए होंगे। मध्यकाल में भारत के साथ उनका संबंध टूट जाने से विकास के आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं रहे होंगे और परिस्थितियों की जटिलता ने उन्हें क्रमशः पिछड़ेपन के गर्त में धकेल दिया होगा। साधनहीन होने पर भी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लंबी अवधि तक प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए
अपना अस्तित्व बनाए रहे, यह भी उनकी कम साहसिकता और कम सूझबूझ नहीं मानी जाएगी। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की खोज सन 1770 में जेम्स कुक नामक अंग्रेज नाविक ने की और अपने देश के आधिपत्य का झंडा वहां जाकर गाड़ा। उसके बाद अंग्रेज वहां बसने लगे और अपनी बस्तियां बसाने लगे। सन 1840 में वहां सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था स्थापित हो सकी। सर्वप्रथम भेड़ पालने का उद्योग वहां बड़े पैमाने पर आरंभ किया गया। कृषि की व्यवस्था भी बनाई गई। 1823 में संविधान बना और विधिवत शासन तंत्र स्थापित हुआ। इंग्लैंड का राजा ही वहां का राजा था। चुनाव सर्वप्रथम सन 1901 में हुआ। अब वहां प्रजातंत्र है, पर वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत ही है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में 600 टापू हैं। इनमें से 13 को पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत की अपेक्षा दूने से भी अधिक है, किंतु आबादी नगण्य, कुल 1,20,00,000। यह जनसंख्या उतनी है जितनी बंबई, कलकत्ता और दिल्ली इन तीनों शहरों को मिलाकर होती है। यहाँ जलवायु बहुत अच्छा है। पुरुष की औसत आयु 68 इयर्स और स्त्रियों की 74 इयर्स है। जीवन स्तर ऊंचा है, फिर भी जन्म दर बहुत कम है। लोग सीमित संख्या में ही बच्चे उत्पन्न करने का पूरा ध्यान रखते हैं। इस देश में अधिकांश अंग्रेज ही बसे हैं, वे 67% हैं। इसके बाद इटली, जर्मनी, हॉलैंड, अमेरिका तथा यूरोप के अन्य देशों के निवासी हैं। अब बाहर के लोगों को बहुत कम ही प्रवेश करने दिया जाता है। यहाँ एशियाई लोगों की संख्या कुल मिलाकर 7 लाख हैं। इनमें कुछ भारतीय कृषक और श्रमिक भी हैं, कुछ नौकरी व्यवसाय भी करते हैं। जब जेम्स कुक वहां पहुंचा था, तब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी 3 लाख से अधिक थे। कत्ले आम में वे मुट्ठी भर ही बच सके। इसके बाद उनकी नस्ल को जीवित रखने के लिए वैसे ही प्रयत्न हुए जैसे कि अब भारत में सिंह आदि की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं। पिछले 50 वर्ष से उन्हें शांति से जीवित रहने का अधिकार मिला है। इस अवधि में वे बढ़ने लगे हैं और 1,40,000 की संख्या में जा पहुंचे। ये लोग दुर्गम वन्य प्रदेशों में खाना बदोश जैसा जीवन यापन करते हुए निर्वाह करते हैं। अब उन्हें नागरिक जीवन यापन करने का अभ्यस्त बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच समुद्र की दूरी बहुत दिखाई पड़ती है, पर सुदूर पूर्व में जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में होकर जलमार्ग से वहां पहुंचना बहुत लंबा नहीं। बीच बीच में पड़ने वाले द्वीपों में ठहराते हुए ऑस्ट्रेलिया तक की लंबी यात्रा अभी मध्य स्तर की नौकाएं कर सकती हैं। प्राचीन काल में भारत का विस्तार स्वर्णद्वीप समूहों तक हो चुका था। उस मार्ग से प्राचीन भारतीय ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे हों तो कुछ आश्चर्य नहीं।
संसार भर के भूखंडों को समुन्नत बनाने की महत्वाकांक्षा उन्हें इस दुर्गम एवं अविज्ञात समझे जाने वाले क्षेत्र में ले पहुंची हो तो यह कोई असंभव बात नहीं है। अंग्रेजी शासन काल में प्रोत्साहन पर कुछ भारतीय श्रमिक भी वहां पहुंचे और उसी देश के नागरिक बनकर वहां बस गए। उन भारतीय मूल के लोगों की पीढ़ियां अब उसी देश की पूर्ण नागरिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के बुलगेलाते कस्बे में सिखों के 2 गुरुद्वारे हैं। यहाँ पंजाब से आए हुए सिखों के 40,000 परिवार स्थायी निवासी बनकर बस गए हैं। पहले एक ही गुरुद्वारा था, पर अब परस्पर की फूट ने उन्हें भी 2 भागों में विभक्त कर दिया है। गिरजा घरों की तरह यहाँ भी रविवार को पूजा पाठ होता है। समय समय पर अभी वहां अन्य देशवासी विशेष प्रयोजनों के लिए जाते रहते हैं। नौकरी, शिक्षा, पर्यटन आदि कई प्रयोजनों के लिए अन्य देशों से लोग वहां पहुंचते हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। इन्हें स्थायी रूप से नहीं रहने दिया जाता। नियत समय तक ठहरने की सुविधा उन्हें मिलती है। गोरे लोगों की तुलना में भारतीयों को और भी कम सुविधा मिलती है। इस परिस्थिति में भी लगभग 15,000 भारतीय उस देश में रह रहे हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं और सिखों की संयुक्त संख्या 22,680 थी, जिनमें पुरुष 14,780 और स्त्रियां 7,900 थी। उस देश की कुल जनसंख्या 1,28,00,000 के करीब थी। नवीनतम जानकारी के अनुसार उस देश में 3,339 भारतीय व्यक्ति तकनीकी कार्यों में और 3,784 उत्पादन एवं व्यापार में संलग्न हैं। शेष उनके आश्रित परिवारीजन हैं। Part 11 with Chapter 2 समाप्त।